घर में उस वक्त अफरा तफरी मच जाती है जब सबको पता चलता है कि इशिता अचानक गायब हो गई है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वो बिना बताए कहाँ चली गई। शगुन घबराई हुई आवाज में कहती है, मम्मी जी, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पता है कि इशिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो इस तरह गायब नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर रमन के मन में शक की लहर दौड़ जाती है। उसे लगता है कि कहीं इशिता ने रूही को रोकने के लिए कोई नया प्लान तो नहीं बना लिया। क्या वो किसी बड़ी सच्चाई को छिपा रही है? उधर दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर कुछ गुंडे एक औरत को बोरी में बंद कर गाड़ी में डाल रहे होते हैं। बोरी के अंदर से हल्की हल्की चीखें सुनाई दे रही हैं, लेकिन वे लोग घबराए हुए आपस में कह रहे हैं, मामला बहुत उलझ गया है। अगर ये बात बाहर आ गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जल्दी इस बोरी को यहां से हटाओ, वरना बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उनकी घबराहट साफ बता रही थी कि बात बहुत गंभीर है। इधर घर में बाला ऑफिस का काम कर रहा होता है। तभी बंदू तैयार होकर उसके सामने आती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, आज मैं कैसी लग रही हूं? बाला उसे देखकर नाराज हो जाता है और कहता है, तुम ये ड्रेस पहनकर बाहर नहीं जाओगी। बस इतना सुनते ही बंदू का चेहरा उतर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में कमरे में चली जाती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। थोड़ी देर बाद मिहिर वहां पहुंचता है। बाला उससे अपनी परेशानी साझा करता है और कहता है कि शायद आलिया जानबूझकर उनकी शादीशुदा जिंदगी में दखल दे रही है, ताकि वो खुद अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर सके। मिहिर ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि आलिया ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन हालात कुछ और ही इशारा कर रहे थे। उधर सड़क पर पीहू अपनी दोस्त के साथ घर लौट रही होती है कि अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। पीहू कहती है, तुम रुको, मैं किसी से मदद मांग कर आती हूं। वो आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जिसमें कुछ लोग एक बड़ी बोरी रख रहे होते हैं। अचानक हवा के झोंके से बोरी का कोना खुलता है और एक साड़ी का पल्लू बाहर झलक जाता है। पीहू की आंखें फैल जाती हैं। वो पहचान जाती है कि ये वही साड़ी है जो सुबह हार वाली आंटी ने पहनी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्या वो इशिता थी? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, गाड़ी तेजी से वहां से निकल जाती है। पीहू स्तब्ध खड़ी रह जाती है। उसके मन में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। दूसरी तरफ रूही के मन में गुस्सा और शक दोनों बढ़ते जा रहे हैं। वो सोचती है, क्या इशिता इतनी गिर सकती है? क्या वो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है? उसके शब्दों में दर्द और नाराजगी साफ झलक रही थी। तभी शगुन उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। रूही, तुम जानती हो इशिता ऐसी नहीं है। वो कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगी। रूही एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है। क्या वो सच में गलत सोच रही है? तभी अचानक उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ पीहू होती है, जिसकी आवाज कांप रही होती है। वो कहती है, रूही, मैंने अपनी आंखों से देखा। हार वाली आंटी को बोरी में डालकर कुछ लोग ले जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है वो इशिता ही थी। ये सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। अगर ये सच है तो इशिता बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब सवाल ये है, क्या सच में बोरी में बंद औरत इशिता है? अगर हां, तो उसके पीछे किसका हाथ है? और अशोक खन्ना का वो कौन सा राज है जो अब सामने आने वाला है? कहानी अभी शुरू हुई है। असली तूफान तो अब उठेगा। पीहू की बात सुनकर रूही के होश उड़ जाते हैं। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो बार बार खुद से यही सवाल करती है, अगर सच में वो ईशिता थी तो उसे बोरी में बंद करके कौन ले जा रहा था?
और क्यों? डर और गुस्से के बीच झूलती रूही तुरंत फैसला करती है कि वो चुप नहीं बैठेगी। लेकिन उसी पल उसके मन में एक और शक जन्म लेता है। कहीं ये सब इशिता की कोई चाल तो नहीं? क्या वो सबको बेवकूफ बनाकर कोई बड़ा खेल खेल रही है? इधर मिहिर सीधे आलिया के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है। वह सख्त आवाज में कहता है, "यह उनकी जिंदगी है। तुम्हें उसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कौन होती हो उनकी शादीशुदा जिंदगी में आग लगाने वाली?" मिहिर के शब्द तीर की तरह आलिया के दिल में चुभते हैं। वह हक्की बक्की रह जाती है। उसे एहसास होता है कि शायद उसने वाकई हद पार कर दी है। जैसे ही मिहिर वहां से चला जाता है, आलिया खुद से बुदबुदाती है, हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? उधर बंदू अब भी गुस्से में होती है। बाला बार बार उसे फोन करता है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाती। तभी आलिया का फोन आता है। बंदू जैसे ही फोन उठाने के लिए झुकती है, उसका मोबाइल हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। वह मोबाइल उठाने के लिए सड़क की तरफ झुकती है और अचानक सामने से आती एक कार से हल्की टक्कर हो जाती है। वह घबरा जाती है और कहती है, भैया, प्लीज माफ कर दीजिए। जो भी नुकसान हुआ है, मैं पैसे दे दूंगी। लेकिन तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ती है, जैसे किसी ने अंदर से मदद के लिए पुकारा हो। वह पल भर के लिए ठिठक जाती है। आवाज उसी कार की डिक्की की तरफ से आ रही होती है। बंदू का दिल तेज धड़कने लगता है। क्या सच में किसी को बंद करके ले जाया जा रहा है? वह कुछ समझ पाती उससे पहले कार तेजी से वहां से निकल जाती है। बंदू का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। जब बंदूक घर पहुंचती है, तो बाला उसके चेहरे की हालत देखकर घबरा जाता है। वह कांपती आवाज में सारी बात बता देती है। बाला, उस कार में कोई था, बोरी में बंद। मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। मुझे बहुत डर लग रहा है। बाला भी परेशान हो जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है, ठीक है, हम पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन अभी किसी को कुछ मत बताना। हो सकता है मामला कुछ और हो। हमें पक्की जानकारी चाहिए। इधर मिहिर को जब पता चलता है कि घर के कई लोग गायब हैं, तो उसकी चिंता और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ रमन पहले से ही गुस्से में है। उसे लग रहा है कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है। तभी उसे पीहू की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि रूही और पीहू जूहू पार्क गए हैं। लेकिन रमन के मन में सवाल उठता है, अगर वो सिर्फ आइसक्रीम खाने गए हैं, तो रूही ने उसे क्यों मना किया कि वह घर पर कुछ न बताए? रमन अब हर बात को जोड़ने लगता है। उसे याद आता है कि अशोक खन्ना कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा था। क्या उसका इस सब में कोई हाथ हो सकता है? क्या इशिता को इसलिए अगवा किया गया क्योंकि वह अशोक का कोई राज जान चुकी थी? उधर जूहू पार्क में रूही और पीहू तेजी से इधर-उधर नजर दौड़ा रही हैं। पीहू कहती है, मुझे पूरा यकीन है, मैंने जो देखा वो सच था। रूही के मन में अब डर ने गुस्से की जगह ले ली है। अगर सच में इशिता खतरे में है, तो हर पल की देरी उसे और दूर ले जा सकती है। तभी रूही का फोन फिर बजता है। इस बार कॉल किसी अनजान नंबर से होता है। वह हिचकते हुए फोन उठाती है। दूसरी तरफ से धीमी, भारी आवाज आती है, अगर इशिता को जिंदा देखना है, तो किसी को कुछ मत बताना। रूही का दिल बैठ जाता है। उसके हाथ से फोन लगभग छूट जाता है। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके हैं। क्या ये अपहरण है? क्या सच में अशोक खन्ना के राज का इससे कोई संबंध है? और क्या रूही और पीहू बिना किसी को बताए इस रहस्य को सुलझा पाएंगी?
कहानी अब और गहरी होती जा रही है और हर कदम पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अनजान नंबर से आई उस धमकी भरी कॉल के बाद रूही के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। पीहू घबराकर पूछती है, क्या हुआ रूही? किसका फोन था? रूही कुछ पल चुप रहती है, फिर धीमी आवाज में कहती है, उन्होंने कहा है, अगर इशिता को जिंदा देखना है तो किसी को कुछ मत बताना। यह सुनते ही दोनों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। अब यह सिर्फ शक नहीं रहा था, मामला सच में खतरनाक हो चुका था। रूही के दिमाग में कई बातें एक साथ घूमने लगती हैं। क्या यह सब ईशिता की वजह से हो रहा है या सच में किसी ने उनका अपहरण कर लिया है? तभी उसे अचानक याद आता है कि कुछ दिन पहले ईशिता बहुत परेशान थी। वह बार बार कह रही थी कि उसे एक सच्चाई पता चली है जो सब कुछ बदल सकती है। क्या वह सच्चाई अशोक खन्ना से जुड़ी थी? क्या ईशिता ने उसका कोई बड़ा राज पकड़ लिया था? उधर रमन भी चुप नहीं बैठा था। उसे जब पता चलता है कि रूही और पीहू जूहू पार्क में हैं और कुछ छुपा रही हैं, तो वह तुरंत वहां पहुंचने का फैसला करता है। उसके मन में अब शक साफ हो चुका था। यह सब कोई सामान्य घटना नहीं है। उसे यकीन था कि बात बहुत गहरी है और शायद अशोक खन्ना इसका असली खिलाड़ी है। इधर दूसरी तरफ एक अंधेरे गोदाम में बोरी को जमीन पर पटक दिया जाता है। अंदर से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आती है। एक गुंडा कहता है, जल्दी करो, बॉस ने कहा है ज्यादा देर यहां नहीं रुकना। दूसरा जवाब देता है, लेकिन अगर किसी को भनक लग गई तो? तभी एक सख्त आवाज गूंजती है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो फाइल हमारे हाथ में है। यह सुनकर साफ हो जाता है कि मामला सिर्फ इशिता का नहीं, बल्कि किसी अहम सबूत का भी है। उधर बंदू की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे बार बार वही आवाज याद आती है जो कार की डिक्की से आई थी। वह बाला से कहती है, मुझे लगता है वो इशिता ही थी। मेरा दिल कह रहा है कुछ बहुत गलत हो रहा है। बाला उसे समझाता है, लेकिन उसके अपने मन में भी डर बैठ चुका था। अगर सच में यह अपहरण है तो वे सब खतरे में हैं। जूहू पार्क में रूही और पीहू तय करती हैं कि वे उस नंबर पर दोबारा कॉल करेंगी, लेकिन जैसे ही वे कॉल बैक करती हैं, फोन स्विच ऑन ऑफ मिलता है। तभी अचानक पीहू की नजर पार्क के बाहर खड़ी एक काली गाड़ी पर जाती है। उसका दिल जोर से धड़कता है। वही गाड़ी, वही नंबर प्लेट जो उसने सड़क पर देखी थी। वह घबराकर रूही का हाथ पकड़ लेती है और इशारा करती है। रूही बिना देर किए उस गाड़ी की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचती हैं, गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से निकल जाती है। दोनों उसके पीछे भागती हैं, पर गाड़ी भीड़ में गायब हो जाती है। अब उन्हें यकीन हो चुका था, इशिता सच में खतरे में है। उधर रमन पार्क पहुंच चुका होता है। वह दोनों को घबराए हुए हालत में देखता है और सख्त आवाज में पूछता है, क्या चल रहा है यहां? तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रही हो? रूही कुछ पल तक चुप रहती है, लेकिन फिर सब सच बता देती है। बोरी, गाड़ी, धमकी भरा फोन। यह सुनकर रमन का खून खौल उठता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंजता है, अशोक खन्ना। रमन तुरंत फैसला करता है कि वह सीधे अशोक के पास जाएगा। अगर यह सब उसी का खेल है तो अब उसका पर्दाफाश होकर रहेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अशोक पहले से एक कदम आगे है। उसी वक्त अशोक अपने ऑफिस में बैठा मुस्कुरा रहा होता है। उसके सामने एक फाइल खुली होती है जिसमें कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो पूरे परिवार की किस्मत बदल सकते हैं।
अशोक फोन उठाता है और किसी से कहता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। उन्हें शक हो चुका है और यही मैं चाहता था। उसकी हंसी में एक खतरनाक साजिश की झलक थी। अब सवाल यह है, क्या इशिता सच में उसी गोदाम में कैद है? वह फाइल क्या है जिसके लिए इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है? और क्या रमन समय रहते सच्चाई तक पहुंच पाएगा या बहुत देर हो चुकी है? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर कदम पर धोखा है और हर चेहरे के पीछे छुपा है एक नया राज। रमन का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। उसके मन में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, अशोक खन्ना। बिना देर किए वह सीधे अशोक के ऑफिस पहुंचता है। वहां का माहौल अजीब तरह से शांत होता है, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी हो। रमन दरवाजा जोर से खोलता है और अशोक के सामने खड़ा हो जाता है। अशोक कुर्सी पर आराम से बैठा मुस्कुरा रहा होता है, मानो उसे पहले से पता हो कि रमन आने वाला है। रमन गरजती आवाज में कहता है, इशिता कहाँ है? अशोक हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, मुझे क्या पता, तुम लोग तो हर बात का इल्जाम मुझ पर ही डालते हो। लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह कुछ छुपा रहा है। रमन उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, अगर इशिता को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अशोक बिना डरे उसके हाथ हटाता है और धीमी आवाज में कहता है, सच जानना है तो पहले यह समझो कि इशिता ने क्या किया था। यह सुनकर रमन ठिठक जाता है। अशोक टेबल पर रखी एक फाइल उसकी ओर बढ़ाता है। फाइल के अंदर कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो चौंकाने वाले थे। उन कागजों में अशोक के पुराने गैर कानूनी कारोबार के सबूत थे और उन सबूतों की कॉपी इशिता के पास भी थी। अशोक कहता है, तुम्हारी बीवी बहुत समझदार बन रही थी। उसे लगा वो मुझे बेनकाब कर देगी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं चुप बैठूंगा। उधर उसी वक्त गोदाम में बंद बोरी के अंदर हलचल होती है। इशिता किसी तरह अपने हाथों की रस्सी ढीली कर चुकी होती है। उसकी आंखों में डर जरूर था, लेकिन उससे ज्यादा हिम्मत थी। वह धीरे धीरे बोरी को अंदर से फाड़ने की कोशिश करती है। बाहर खड़े गुंडों को भनक भी नहीं लगती कि उनका शिकार अब कमजोर नहीं रहा। इधर रूही और पीहू चुपचाप अशोक के ऑफिस के बाहर पहुंच जाती हैं। उन्होंने रमन का पीछा किया था। रूही के मन में अपराध बोध था। उसने इशिता पर शक किया, उसे गलत समझा। अब उसे एहसास हो रहा था कि इशिता यह सब उसी के लिए कर रही थी, परिवार को बचाने के लिए। अचानक रमन का फोन बजता है। अनजान नंबर से कॉल होता है। इस बार आवाज साफ थी। अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना है तो फाइल लेकर पुराने गोदाम पर आ जाओ। अकेले। कॉल कट जाता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अशोक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। रमन समझ जाता है यह जाल है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं। रमन बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। रूही और पीहू भी पीछे पीछे जाती हैं, लेकिन छिपकर। गोदाम के बाहर अंधेरा और खामोशी दोनों गहरे थे। अंदर इशिता आखिरी जोर लगाकर बोरी को फाड़ देती है। वह बाहर निकलती है, लेकिन तभी एक गुंडा उसे देख लेता है। वह चिल्लाता है, अरे, ये बाहर आ गई। माहौल में अफरा तफरी मच जाती है। उसी वक्त रमन गोदाम के अंदर पहुंचता है। उसकी नजर जैसे ही इशिता पर पड़ती है, उसकी आंखों में गुस्से के साथ राहत भी झलकती है। वह तुरंत गुंडों से भिड़ जाता है। मारपीट के बीच फाइल जमीन पर गिर जाती है। अशोक भी वहां पहुंच चुका होता है। वह चिल्लाता है, फाइल मुझे दो। लेकिन तभी रूही आगे बढ़ती है और फाइल उठा लेती है। रूही की आंखों में आंसू थे।
वह कांपती आवाज में कहती है, इशिता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। इशिता उसे गले लगा लेती है और कहती है, मैंने जो किया तुम्हारी और इस परिवार की सुरक्षा के लिए किया। तभी पुलिस की सायरन की आवाज गूंजती है। बाला ने आखिरकार पुलिस को खबर कर दी थी। पुलिस अंदर घुसती है और अशोक वेस्साप कोनिएकवायत उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। अशोक आखिरी बार मुड़कर रमन की तरफ देखता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हार साफ नजर आती है। सच सामने आ चुका था। इशिता ने अपनी जान जोखिम में डालकर अशोक के काले कारनामों का पर्दाफाश किया था। परिवार फिर से एक हो गया, लेकिन इस घटना ने सबको सिखा दिया कि शक और गलतफहमी रिश्तों को कितना कमजोर बना सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जाते जाते अशोक एक बात कह जाता है, ये तो बस शुरुआत है। क्या सच में खतरा टल गया है, या अशोक की साजिश का कोई और हिस्सा अभी बाकी है? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है।